बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लेक्चर सीरीज में ये हमारा 13th लेक्चर है। आज हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को आज MS एक्सेल को यूज करके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन को और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत प्रोडक्ट मार्जिन को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के प्रीवियस लेक्चर्स की तमाम वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए उन तमाम वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा मजीद इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर आने वाली एक्टिविटी और लेक्चर का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। आइए हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हियर इज द प्रॉब्लम जिसको हम लोग लेके एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल सीखने की कोशिश करेंगे इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नोरीन के 15th एडिशन के अप्लाइंग एक्सेल का एक प्रॉब्लम है, जिसमें मैं आपके सामने एक्सेल की वर्कशीट जो है वो शेयर करता हूं, जिसको लेके हम लोग जो है वो अपनी इस एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो हम लोगों ने इस एक्सेल शीट के अंदर जो है वो एंटर कर लिया है। स्टूडेंट्स, आप ये तमाम कैलकुलेशन गूगल शीट में भी कर सकते हैं। आप गूगल शीट को यूज करके भी ये तमाम फार्मूलाज को लगा के इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, जो मैं एक्सेल के अंदर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप इन्हीं फार्मूलाज को गूगल शीट के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं और इसी तरीके से आपकी ये तमाम कैलकुलेशन जो है वो गूगल शीट के अंदर भी हो जाएंगी। सबसे पहले हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमें टोटल दिए गए हैं 5 लाख के, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं 3 लाख के टोटल, और ये डॉलर साइन जो है वो इसके करेंसी फॉर्मेट को शो करता है। आपको जब भी आप लिखेंगे और इसको करेंसी के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी सिखाने की कोशिश की थी, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं और वहां से आप इसको सीख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें हमें उन्होंने बताया कि ये 3 तरह के हमारे पास कॉस्ट पूल्स हैं, जिनमें असेंबलिंग यूनिट्स का एक कॉस्ट पूल है, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स का एक दूसरा कॉस्ट पूल है, फिर उसके बाद सपोर्टिंग कस्टमर्स का एक तीसरा कॉस्ट पूल है, और अदर्स की कैटेगरी में इतनी कॉस्ट जो है वो हमारे पास बच जाती है। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है टोटल कॉस्ट की, मीन जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैं वो 50% असेंबलिंग यूनिट्स को चार्ज होते हैं, 35% प्रोसेसिंग ऑर्डर्स को चार्ज होते हैं, 5% कस्टमर सपोर्ट को चार्ज होते हैं, और 10% अदर में चले जाते हैं। तो ये बेसिकली जो परसेंटेजेस हैं ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ओवरहेड्स हैं इन कॉस्ट पूल्स हैं। इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज एलोकेशन भी कहते हैं। तो आपके क्वेश्चंस के अंदर जो फर्स्ट स्टेज एलोकेशन होगी, आप इस तरीके से उनके टेबल बना के फर्स्ट स्टेज एलोकेशन को भी कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के जरिए से इस पॉइंट को भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, और आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट स्टेज एलोकेशन के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको भी इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं उनकी भी दी गई है। 10% is charged to assembling units, 45% is processing order, 25% is supporting customers and 20% is others charge है। और others मैंने कहा था ये बेसिकली जो होती हैं ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग कॉस्ट्स होती हैं, ये किसी भी प्रोडक्ट मार्जिन को कैलकुलेट करते हुए चार्ज नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हमें टोटल एक्टिविटीज दी गई हैं। ये जो असेंबलिंग यूनिट्स है ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस कर रहे होते हैं, और इनके ऊपर टोटल यूनिट्स जो हम लोगों ने एक पीरियड में बनाए हैं या हमने प्लान किए हैं वो हैं 1000। जो प्रोसेसिंग ऑर्डर्स हैं वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे बेस करते हैं, और टोटल जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो हैं 250 इन अ पर्टिकुलर पीरियड। और जो सपोर्टिंग कस्टमर्स हैं वो नंबर ऑफ कस्टमर्स पे बेस कर रही हैं, और हमारे जो टोटल कस्टमर्स हैं वो हैं 100। इसको हम लोग यूज करके एक्टिविटी रेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद ऑफिस मार्ट जो हैं उनका एक ऑर्डर जो है वो उसमें एक कस्टमर को उन्होंने एक एंटरटेन किया है, वो ऑफिस मार्ट का एक कस्टमर है, 4 ऑर्डर्स उसने प्लेस किए हैं,
और जो उन्होंने कैबिनेट्स, जो उन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर किए हैं वो हैं 80 ऑर्डर्स उन्होंने प्लेस किए हैं, 80 ऑर्डर्स उन्होंने यूनिट ऑर्डर किए हैं, 80 यूनिट्स उन्होंने ऑर्डर किए हैं। तो ये तमाम जो हैं वो एक कस्टमर के रिलेटेड डाटा है। सेलिंग प्राइस हमने 595 चार्ज की है, डायरेक्ट मटेरियल 180 पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर 50 पर यूनिट है। नाउ द रिक्वायरमेंट इज कि हमने क्या करना है, जहां पे क्वेश्चन मार्क हैं इनको हम लोगों ने यहां पे फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला के जरिए से हम लोगों ने यहां पे जो क्वेश्चन मार्क की कैलकुलेशंस हैं वो वाली यहां पे लिखनी है। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज को लगाने का तरीका बताऊंगा और प्लस इसके बाद जो है वो किस तरीके से हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे इनके रिजल्ट्स को, वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की हम लोगों ने एलोकेशन करनी है। ये जो टेबल है ये बेसिकली इस टेबल को आप बना के फर्स्ट स्टेज एलोकेशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज एलोकेशन जो है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं डिफरेंट कॉस्ट पूल्स में। तो हमें ऊपर परसेंटेज गिवन है 50%, 35%, 5% एंड 10%। तो मैं इन्हीं परसेंटेजेस को यूज करूंगा। मैं कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू का साइन दबाता हूं, इज इक्वल टू 5 लाख की ये वाली अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ये 50%। जब मैंने इसको किया तो ये 2.5 लाख आ गया। अब मैं ये फॉर्मूले को हार्ड कोर कर सकता हूं। मैं इसमें जो 5 लाख की अमाउंट चूंकि मैंने बार बार रिपीट करनी है तो इसलिए मैं इसको क्या कर सकता हूं, फिक्स कर सकता हूं। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं इससे पहले डॉलर साइन लगाऊंगा, सी कॉलम के साथ डॉलर साइन लगाऊंगा और रो के साथ भी डॉलर साइन लगाऊंगा, तो ये फिक्स हो जाएगा। और दूसरा इसका शॉर्ट वे क्या है, शॉर्ट की क्या है इसकी, कि मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा और इसका मैं F4 दबा दूंगा, अपने F4 की दबाऊंगा तो ये मेरी जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली ये वाला जो है सेल C4, ये वाला जो सेल है इसको मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और फिक्स करने का तरीका मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अब मैं इसको लेके राइट साइड के ऊपर जो है वो ड्रैग कर दूंगा, प्लस का साइन जब आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यही सेम फॉर्मूला हर जगह के ऊपर कॉपी हो गया है। और जब ये कॉपी हो गया है तो इसने इसी के मुताबिक कर लिया। जैसे यहां पे आप देखें, जरा गौर करें, तो ये क्या आया है, C4 जो है जो कि फिक्स था, ये 5 लाख का ये फिक्स आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 35% के साथ, तो ये 35% होगा, 5 लाख का 35%, तो ये वाली अमाउंट इसकी जो है वो यहां पे आ जाएगी 1,75,000। बिल्कुल इसी तरीके से क्या है जी कि ये बेसिकली क्या है, 5 लाख का 5%, तो ये उसी तरीके से 25,000 आ जाएगी। और इसी तरीके से यहां पे क्या है जी, 5 लाख का 10%, तो ये इसी तरीके से ये है, ये 50,000 आ गई। और जब मैंने इन सब को सम किया, टोटल किया, तो ये मेरे पास 5 लाख की अमाउंट वही वाली आ गई जो मैंने ऊपर यहां पे क्वेश्चन में मुझे गिवन है। फिर उसके बाद मैं यहां पे इसको जो है वो दोबारा से करता हूं, इज इक्वल टू, मैंने कहा अब मेरे पास ये 3 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय, अब इसका क्या करना है, सेलिंग असेंबली को कितना चार्ज हो रहा है, 10%। तो मैंने इसको किया, जब 10% पे कर्सर लेके गया और मैंने इसके ऊपर जो सेल रेफरेंस था C5, ये जो 3 लाख वाली अमाउंट थी, अब मैंने इसको फिक्स करना है। तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, फिक्स करने के लिए क्या करूंगा, इसके कॉलम से पहले भी डॉलर साइन लगाऊंगा और रो से पहले भी डॉलर साइन लगा दूंगा। और इस तरीके से मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो इनकी मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इसको जब ड्रैग करूंगा तो ये फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली, ये मेरा ये वाला सेल फिक्स हुआ है और ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी हर एक कैलकुलेशंस के अंदर। जैसे यहां पे देखें कि आपकी कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 लाख ज़रब 10% को, दूसरे वाले कॉलम में मैंने, इस वाले में मैंने 3 लाख को मल्टीप्लाई किया है 45% के साथ, और इसके बाद तीसरे वाले में मैंने इसी 3 लाख को मल्टीप्लाई किया है, 3 लाख को 25% के साथ मल्टीप्लाई किया है। और इसी तरीके से मैंने इस वाले कॉलम के अंदर 3 लाख को 20% से मल्टीप्लाई किया है और ये मेरे पास आ गया। और सेम जब मैंने इसका भी सम किया तमाम फिगर्स का, तो ये मेरे पास 3 लाख की फिगर आ गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट स्टेज एलोकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है कि ये इनकी जो रेकोजिट
जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स थे उसकी मैंने इस गिवन परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके हर एक की फिगर कैलकुलेट कर ली है हर एक कॉस्ट पूल के अंदर। और इसी तरीके से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 3 लाख को भी मैंने हर एक परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके इसको भी यहां पे मैंने कैलकुलेट करके लिख लिया है और टोटल मेरे इसी तरीके से आ गए हैं। अब मैंने इन दोनों फिगर का भी सम किया तो मैंने सम का जो फॉर्मूला यहां पे लगा दिया और सेम मैंने यहां पे इसको कॉपी कर दिया। तो इट मींस मैंने ये तमाम के तमाम फार्मूला जो है वो सब जगहों पे कॉपी कर दिया और जब मैंने इन दोनों को भी सम किया तो ये मेरे पास जो है वो 8 लाख की अमाउंट आ जाएगी। इस तरीके से इधर से भी 8 लाख आएगी और इस लिहाज से भी 8 लाख आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं जी कि इनकी जो टोटल कॉस्ट हैं वो किस तरीके से हम यहां पे एक्टिविटी कॉस्ट पूल के अंदर शिफ्ट करेंगे। अब ये जो हम लोगों ने असेंबली, ये बेसिकली हमने इसलिए फर्स्ट स्टेज एलोकेशन की है कि हम लोग हर कॉस्ट पूल के अंदर जो जो कॉस्ट हमारी बनती है वो कैलकुलेट कर पाएं। अब ये वाली कॉस्ट है वो हम लोग यहां पे इसको क्या करेंगे, रेफर कर लेंगे। इज इक्वल टू ये वाली जो कॉस्ट है इधर आ जाएगी, इज इक्वल टू ये वाली कॉस्ट जो है वो इधर आ जाएगी, इज इक्वल टू ये वाली कॉस्ट जो है वो इधर आ जाएगी। तो ये बेसिकली मैंने सेल इन वाली टोटल कॉस्ट को क्या किया है, टोटल कॉस्ट हर एक कॉस्ट पूल की ये मैंने यहां पे रेफरेंस दे दिया है, उसका मैंने उसका जो है वो लिंक कर दिया है उस सेल्स के साथ। अब यहां पे मैंने एक्टिविटीज को लिंक करना है। इज इक्वल टू यहां पे मेरे पास जो टोटल एक्टिविटीज दी गई हैं 1000, 250 एंड 100, तो मैंने इनको लिंक कर दिया। यहां पे असेंबलिंग यूनिट में 1000 यूनिट्स थे, इज इक्वल टू प्रोसेसिंग ऑर्डर्स में मेरे पास 250 ऑर्डर्स थे और फिर उसके बाद इज इक्वल टू कस्टमर्स के अंदर मेरे पास 100 कस्टमर्स थे। तो ये मैंने उस सेल के साथ रेफर कर दिया। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगा के इनका जो है वो रेट निकाल लूंगा। इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज इज इक्वल टू 280 पर यूनिट आ गया। इसी लिहाज से मैंने यही सेम फॉर्मूला जो है वो यहां पे भी कॉपी किया। तो आप देखिए 3,10,000 डिवाइडेड बाय 250 तो ये 1240 आ गया। और सेम फॉर्मूला मैंने यहां पे कॉपी किया तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो ये 1000 पर कस्टमर आ गया। तो इस तरीके से मेरे ये ऑर्डर्स भी कैलकुलेट, एक्टिविटी रेट्स कैलकुलेट हो गए। अब यही रेट्स मैंने यहां पे रेफर कर लिए हैं। इज इक्वल टू ये मैंने यहां पे रेफर कर दिया, इज इक्वल टू ये वाला सेल मैंने यहां पे रेफर कर दिया, इज इक्वल टू ये वाला सेल मैंने यहां पे रेफर कर दिया, क्योंकि एक्टिविटी रेट मैं यहां से वही सेम यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जो है वो लिंक कर रहा हूं इसको। अब मेरे पास यहां पे एक जो कस्टमर्स ने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने ऑर्डर किए थे, कितने ऑर्डर्स दिए थे और कितने कस्टमर थे, ये मैं डाटा यहां पे लिंक करूंगा, रेफर करूंगा। इज इक्वल टू जो मेरे पास ऑफिस मार्ट था उन्होंने मुझे कितने यूनिट्स ऑर्डर दिए थे, 80 यूनिट्स दिए थे। तो मैंने ये वाला डाटा मैंने उधर लिंक कर दिया। इज इक्वल टू मैंने उस सेल को यहां पे रेफर कर दिया। फिर उसके बाद ऑर्डर्स कितने थे, इज इक्वल टू तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन्होंने दिए थे 4, तो मैंने इस सेल को उधर रेफर कर दिया। फिर उसके बाद इज इक्वल टू कस्टमर्स कितने थे, तो चूंकि ये एक कस्टमर है इज इक्वल टू ये 1 आ गया। तो ये बेसिकली उस कस्टमर ने, पर्टिकुलर कस्टमर ने जो एक्टिविटीज यूज की हैं, जो उसके साथ असाइन हुई हैं, ये हमने उसको यहां पे रेफर कर दिया है। अब उसको कितनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉस्ट चार्ज होगी, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो वो हम लोगों ने यहां पे उसकी कॉस्ट को क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। और जब मैंने यही सेम फॉर्मूला यहां पे नीचे कॉपी किया तो उससे मेरे पास जो है वो हर एक कॉस्ट पूल के तहत उस पर्टिकुलर कस्टमर को चार्ज की जाने वाली कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस लिहाज से मेरे पास जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो मैंने यहां पे क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर विच इज ऑफिस मार्ट। ऑफिस मार्ट जो हमारा एक कस्टमर है उसने हमें, एक कस्टमर ने 4 ऑर्डर प्लेस किए हैं और 80 कैबिनेट्स के उसने ऑर्डर दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसकी जो पर्टिकुलर कॉस्ट थी वो कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग वो जो ऑफिस मार्ट है उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं कि हमने उस ऑफिस मार्ट से क्या कमाया है। तो मैं यहां पे इज इक्वल टू सेल करने के लिए इज इक्वल टू
इस कस्टमर ने 80 यूनिट्स सेल किए, ऑर्डर किए थे, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस थी 595, तो मैंने इन दोनों सेल्स को वापस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी टोटल सेल्स आ जाएगी उस दैट पर्टिकुलर कस्टमर को, दैट इज ऑफिस स्मार्ट। अब इनके ऊपर मटीरियल्स कितना था, इज इक्वल टू, तो मैंने कहा जी इसके ऊपर मटीरियल्स है 80 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, तो इसने पर्टिकुलरली पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट थी 180, तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा 1440 इज इक्वल टू, यहां पे 80 उनके यूनिट्स थे मल्टीप्लाई बाय लेबर कॉस्ट पर यूनिट थी 50, ये इसका जो है वो 4000 ये आ गया। और ओवरहेड रिलेटेड जो कॉस्ट जो मैंने ऑलरेडी यहां पे कैलकुलेट कॉस्ट की हैं, मैं इन सेल्स को यहां पे रेफर कर देता हूं, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू, ये वाले सेल को मैं इधर रेफर कर दूंगा और इज इक्वल टू ये वाले सेल को मैं इधर रेफर कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये वाली जो तीनों कॉस्ट मैंने यहां पे कैलकुलेट की हैं, ये मैंने यहां पे रेफर कर दी हैं, इन सेल के रेफरेंसेस मैंने दे दिए हैं। मैं रिपीट किए देता हूं कि मैंने सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट की है, फिर मैंने लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट की है, फिर उसके बाद मैंने ओवरहेड रिलेटेड कॉस्ट जो यूनिट के हिसाब से हैं, तो मैंने उसको क्या किया है, इज इक्वल टू, तो ये वाली कॉस्ट का मैंने ये सेल का रेफरेंस दे दिया, इज इक्वल टू मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, और इसी तरीके से इज इक्वल टू मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, तो ये मेरे पास टोटल आ गई। अब मैंने इन सब को सम किया, तो ये मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी दैट कस्टमर रिलेटेड, और ये आ गई 46,760। जब मैंने इसको टोटल कॉस्ट में से माइनस किया रेवेन्यूज में से, रेवेन्यूज माइनस टोटल कॉस्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 840 का क्या आ जाएगा, उसका बेसिकली क्या आ गया है, प्रॉफिट मार्जिन आ गया है, इस लिहाज से कि उसके पास जो है वो टोटल उसने इतनी सेल्स की थी और उसके पास उसने ये किया, तो ये उसका जो है वो टोटल प्रॉफिट मार्जिन आ गया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कस्टमर। अब उसके साथ मैं इसकी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत इसका जो है वो कैलकुलेशन करता हूं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मुझे ऊपर गिवन है, तो इज इक्वल टू मैं उस सेल का रेफरेंस दे देता हूं, दैट इज 5 लाख, तो ये मैंने यहां पे कर दिया। फिर उसके बाद टोटल एक्टिविटी भी मुझे गिवन है, तो चूंकि ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस कर रही है कॉस्ट, तो यहां पे उन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स भी मुझे दिए हुए हैं, दैट इज 1000, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5 लाख डिवाइडेड बाय ये 1000 यूनिट्स, तो 500 पर यूनिट आ जाएगी। इसी लिहाज से सेल्स मैंने कर ली, चूंकि मैंने ऊपर भी सेल्स कैलकुलेट की हैं बिल्कुल उसी तरीके से, तो मैं इसी को भी यहां पे ले सकता हूं, इज इक्वल टू यही वाली फिगर मैं यहां पे भी लिख सकता हूं। फिर उसके बाद मटेरियल कॉस्ट भी चूंकि मैंने ऊपर कैलकुलेट की है, तो इज इक्वल टू यही वाली मटेरियल कॉस्ट मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, और इज इक्वल टू यही लेबर कॉस्ट है वो यह मैं यहां पे भी रेफर कर सकता हूं। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अब मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज इक्वल टू होंगे, मेरे पास टोटल यूनिट्स जो मैंने इस कस्टमर को बेचे हैं वो हैं 80, तो ये हमें गिवन है 80 यूनिट्स, और चूंकि ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे ही उसके एफओएच बेस कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय जो एफओएच रेट मैंने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत कैलकुलेट किया है, दैट इज 500 पर यूनिट, तो मैं इसके साथ 500 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास टोटल एफओएच एलोकेटेड टू दैट कस्टमर आ जाएंगे, दैट इज 40,000। अब मैं इसको जब सम करूंगा इन तीनों फिगर्स को, तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट फॉर दैट कस्टमर आ जाएगी, और उस लिहाज से जब मैंने इसको माइनस किया उसमें से सेल्स में से, तो सेल्स माइनस ये वाली कॉस्ट आ गई, तो ये मेरे पास 10,800 का क्या आ गया है, लॉस आ गया है। जब मैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत प्रोडक्ट मार्जिन निकालूंगा, तो 80 यूनिट्स के ऊपर मुझे 10,800 का लॉस हो रहा है, और अगर मैं एबीसी के तहत जो कस्टमर मार्जिन निकालूंगा, तो वो मुझे इस कस्टमर से 840 का क्या हुआ है, बेसिकली प्रॉफिट हुआ है। तो इन दिस वे आई कैन कंप्लीट माय शीट, मैं इन तमाम फार्मूलाज को लगा के अपनी शीट को कंप्लीट कर सकता हूं। तो पहली रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि मुझे ये वाली सारी की सारी शीट को कंप्लीट करना था, जो कि मैंने यहां पे इसको कंप्लीट कर लिया है। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इन तमाम कैलकुलेशंस को और फार्मूलाज को इस्तेमाल करना सीख गए होंगे, जो मैंने आपको एमएस एक्सेल में सिखाने की कोशिश की है। और यही सेम फिलॉसफी और सेम टेक्निक जो है वो आप गूगल शीट्स को भी यूज करके उसके अंदर यही सेम फॉर्मूलाज लगा के आप इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और इसको इसी तरीके से शीट को कंप्लीट कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग जो है वो इस शीट को क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको हम लोग जो है वो एक कॉपी बना लेते हैं। तो यहां पे मैं एक्सेल के अंदर मूव और कॉपी का ऑप्शन है, और अगर आप गूगल शीट में काम करते हैं तो वहां पे आप डुप्लीकेट का ऑप्शन ले लेते हैं, तो राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इसको क्रिएट और कॉपी कर लेता हूं, और वहां पे आप उसकी डुप्लीकेशन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट के ऑप्शन में जाके डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर जो है वो इसको सिखाने की कोशिश की थी। और मैं इसकी शीट का जो है वो अब नंबर चेंज कर देता हूं। अब मैं रिक्वायरमेंट 1 लिख देता हूं इसको जी। अब ये रिक्वायरमेंट 1 में हमें क्या पूछा गया है, मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूं, फिर उसके बाद आपके साथ जो है वो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके जी, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि चेक योर वर्कशीट बाय डबलिंग द यूनिट्स ऑर्डर्ड इन सेल B16। B16 के अंदर जो आपके सेल में यूनिट्स दिए गए हैं उसको डबल कर दें, वो 80 थे उसको 160 कर दें। तो कस्टमर मार्जिन आपका क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नो शो 7640, और जो आपका ये होगा वो आपका बताएगा 21,600 का, ये वाला जो है वो आपको लॉस शो कर देगा जी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी शीट में जब हम लोग 160 यूनिट जो है वो सेल के ऐड करेंगे तो हमारी क्या शीट जो है वो सेम रिजल्ट्स देती है या नहीं देती है। हम लोग अपनी शीट को कंफर्म कर लेते हैं। तो मैं आपके साथ शीट शेयर करता हूं। देखिए जी, यहां पे हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं 180, हमें नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं 80। अब मैं इसको जो है वो 160 कर दूंगा। ये मैंने 160 कर दिया और एंटर किया। अब हम ये देखते हैं जी क्या रिजल्ट्स उसी तरीके से चेंज हुए हैं। तो आप जरा गौर करें कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत जो कस्टमर मार्जिन है वो चेंज होके क्या हो गया है, 7640 हो गया, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमें शीट में यही बताया गया है कि आपका मार्जिन जो है वो 7640 हो जाएगा। और दूसरे जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत आपका जो लॉस है वो 21,600 हो जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि हमने अपनी जो कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक कर ली हैं और हमारी शीट जो है वो बिल्कुल ठीक बन गई है। अब हम ये देखें कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमें क्या गिवन है, हम उसके मुताबिक जो है वो अगली रिक्वायरमेंट का आंसर करने की कोशिश करेंगे। Why has the customer margin under activity based costing more than double when the number of units ordered is doubled? हमने हमारा जो बेसिकली क्या है कि जो कस्टमर मार्जिन है वो मोर देन डबल हुआ है जब हम लोगों ने यूनिट्स को डबल किया था। और दूसरी तरफ पे वाई द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट मार्जिन 10,800 टू लॉस टू 21,600, और जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हमारा जो 10,800 का जो लॉस था वो अब 21,600 क्यों हो गया है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने आंसर करने की कोशिश करनी है। और विच कॉस्टिंग सिस्टम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, provide a more accurate picture of what happens to the profit at number of units ordered increase। जब नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं और उससे जो हमारे प्रॉफिट्स में चेंज आई है, तो कौन सा मेथड जो है वो एक्यूरेट पिक्चर हमें वाजे करता है, ये आप हमने एक्सप्लेन करना है। तो अब हम लोग जो है वो बारी बारी ए, बी और सी के जो है वो क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब जी मैं इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपके साथ जो है वो शीट शेयर करता हूं, वही जो हम लोगों ने जहां पे कैलकुलेशन की थी एक्सेल शीट की। तो आप जरा गौर करें, सबसे पहला सवाल क्या था जी कि पहले वाले केस में जो प्रॉफिट था वो क्यों डबल हो गया है, डबल से भी क्यों ज्यादा हो गया है। तो आप जरा गौर करें कि हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में जब हम लोगों ने 80 यूनिट्स सेल किए थे, यहां पे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया ये 80 यूनिट सेल किए थे, तो हमारा प्रॉफिट था 840 का। और जब हम लोगों ने जो है वो यूनिट्स को डबल किया, दैट आर 160 यूनिट्स कर दिए, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 7640 का। अब इसका इंपैक्ट कहां पे आया है, आप जरा गौर करें कि हमारा रेवेन्यूज थे दैट वर 47,600, हमारा जो सेल्स थी दैट वर 47,600 की सेल्स थी।
लेकिन जब हम लोगों ने डबल किए तो ये बन गई 95,200। इट मींस कि हमारी जो सेल्स हैं वो एग्जैक्टली डबल हो गई हैं। जब हमारे पास पहले थी 47,600 की, तो इसको जब हम लोगों ने डबल किया इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2 करें अगर आप लोग, तो ये देखें 95,200 आ गया। तो ये एग्जैक्टली 95,200 की हमारी सेल्स जो है वो डबल हो गई। दूसरी तरफ पे हमने जब कॉस्ट को देखा तो आप जरा गौर करें कि हमारे पास जो कॉस्ट डबल हो रही हैं वो कौन सी हो रही हैं। इसमें हमारे पास जो मटेरियल की कॉस्ट है वो डबल हो गई है। पहले थी 14,400 की, अब क्या हो गई है 28,800 की, ये डबल हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास यूनिट रिलेटेड जो डायरेक्ट लेबर थी वो पहले 4,000 थी, अब हो गई है 8,000, ये भी डबल हो गई है। और फिर उसके बाद यूनिट रिलेटेड जो कॉस्ट थी वो हो गई है 44,800, ये पहले थी 22,400 की ये वाली कॉस्ट थी, अब ये बढ़ के क्या हो गई हैं 44,800 हो गई हैं। लेकिन आप जरा इन दोनों कॉस्ट के ऊपर जरा गौर करें कि ये वाली जो दोनों कॉस्ट हैं ये क्या रही हैं, सेम रही हैं, ये चेंज नहीं हुई हैं। क्यों ये चेंज नहीं हुई है? क्योंकि ये दोनों कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत यूनिट लेवल्स के ऊपर रिलेट नहीं कर रही हैं। बाकी ये तीनों कॉस्ट ये वाली जो है ये सारी की सारी यूनिट्स के ऊपर रिलेट कर रही हैं। तो इस लिहाज से हमने ये कहा कि जो तो यूनिट रिलेटेड कॉस्ट होंगी वो तो यूनिट के साथ बढ़ेंगी या कम होंगी। यहां पे रेवेन्यूज भी डबल हो गए और ये वाली कॉस्ट भी डबल हो गई, लेकिन ये वाली कॉस्ट जो है वो डबल नहीं हुई। जब ये वाली कॉस्ट डबल नहीं हुई तो उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा प्रॉफिट जो है वो एकदम से 7,640 पे चला गया, क्योंकि हमारे रेवेन्यूज तो डबल हो गए हैं लेकिन ये वाली कॉस्ट जो है वो सेम रही हैं, पर कस्टमर चेंज नहीं हुई हैं। तो इस वजह से हमारा उस कस्टमर से जो रेवेन्यू है वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। और रेवेन्यूज के चूंकि अगेंस्ट कॉस्ट सारी की सारी कॉस्ट डबल नहीं हुई, सिर्फ यूनिट पे डिपेंड करने वाली कॉस्ट डबल हुई हैं, बाकी सारी कॉस्ट वो डबल नहीं हुई हैं। जैसे ओवरहेड ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट भी सेम रही हैं, कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट भी सेम रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये वाली कॉस्ट जो है वो क्या हो गई है, हमारा प्रॉफिट जो है वो 840 से इंक्रीज करके क्या हो गया है 7,640 हो गया है। मीन हमारा डबल से भी ज्यादा इंक्रीज किया है प्रॉफिट। और उसके वजह क्या है कि हमारा रेवेन्यू तो डबल हो गया है यूनिट्स के साथ और हमारे यूनिट रिलेटेड कॉस्ट भी डबल हो गई हैं, लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज रिलेटेड कॉस्ट हैं जो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं कर रही हैं वो डबल नहीं हुई हैं। इससे हम क्या नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं? इससे हम ये कहते हैं कि अगर कोई एक कस्टमर सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स में ज्यादा यूनिट्स हमसे मंगवाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट उससे इंक्रीज कर जाएगा। तो अब मैं इन तमाम फैक्ट्स को आपके सामने बोर्ड शेयर करके आपके सामने करने की कोशिश करता हूं। तो आप देखें जी यहां पे व्हेन यूनिट्स आर डबल्ड, जब यूनिट डबल हो गए उससे क्या हुआ, रेवेन्यूज हैज डबल्ड। नंबर 2, यूनिट्स रिलेटेड कॉस्ट हैज डबल्ड। यूनिट्स रिलेटेड कॉस्ट भी डबल हो गई, बट ऑर्डर रिलेटेड एंड कस्टमर रिलेटेड costs has not doubled, due to which profit has increased more than double। प्रॉफिट जो है वो हमारा डबल से भी ज्यादा बड़ा है। जैसे पहले प्रॉफिट था, ओल्ड प्रॉफिट क्या था एट 80 यूनिट्स क्या था 840, और अब 160 यूनिट्स पे प्रॉफिट आ गया है जी 7,640 का। तो मीन हमारा प्रॉफिट
डबल से भी ज्यादा बड़ा है। और उसकी वजूहात क्या हैं कि हमारा रेवेन्यू जो है वो यूनिट्स के साथ डबल हो गया है, लेकिन हमारी जो यूनिट रिलेटेड कॉस्ट नहीं थी, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो थी और जो हमारी कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट थी, वो डबल नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो डबल से भी ज्यादा इंक्रीज किया है। अब डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा कस्टमर जो है वो हमें उन्हीं नंबर ऑफ ऑर्डर्स के अंदर अगर ज्यादा ऑर्डर प्लेस करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर देगा ऑर्डर के, तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट जो है वो डबल से भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, मीन ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। तो हम लोग इस लिहाज से हम ये डिसीजन कर सकते हैं कि हम अपने कस्टमर पे फोकस करें और हमें वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो है वो सेम ऑर्डर्स के अंदर अगर वो मंगवाते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर सकती है। अब हम दूसरी तरफ पे देख लेते हैं। आप जरा गौर करें, मैं आपके साथ वही शीट दोबारा से शेयर करता हूं एक्सेल की। तो आप जरा गौर करें कि यहां पे हमारे पास जब हमने पहले जो था वो 80 यूनिट्स के ऊपर हमने देखा तो हमारा ये लॉस आ रहा था 10,800 का 80 यूनिट्स के ऊपर, जब हमारे पास 80 यूनिट्स थे एक कस्टमर ने ऑर्डर किए। लेकिन जब हमारे यूनिट डबल हो गए तो आप जरा गौर करें कि लॉस भी हमारा क्या हो गया है, डबल हो गया है। उसकी वजह क्या है कि जब हमारे पास जो रेवेन्यूज हैं वो डबल हुए हैं तो उसके नतीजे में हमारी तमाम कॉस्ट जो हैं वो भी क्या हो गई हैं, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत वो भी सारी की सारी क्या हो गई हैं, डबल हो गई हैं। जैसे ये डायरेक्ट मटेरियल थे 24,400 के, तो ये सॉरी 14,400 के, तो ये हो गए हैं 28,800 के। डायरेक्ट लेबर थी हमारी 4,000 की, तो ये हो गई है 8,000 की। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो थे, चूंकि हम नंबर ऑफ यूनिट पे बेस कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो ये पहले थे हमारे पास हमारे जो उस मेथड के तहत 40,000 ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत, तो अब जो अब ये बन गए हैं 80,000। तो टोटल कॉस्ट भी हमारी क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो हमारा रेवेन्यू भी उतना ही बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कॉस्ट भी उसी लिहाज से बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया है, वो हमारा लॉस भी ओवरऑल डबल हो गया है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को पॉइंट्स जो है वो इसके आंसर के बोर्ड शेयर करके आपको लिखवाता हूं। तो बेसिकली हमारे पास जो इसके पॉइंट्स बनते हैं वो क्या हैं जी, कि इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में बेसिकली क्या हुआ था कि व्हेन यूनिट्स आर डबल्ड देन ऑल कॉस्ट्स आर आल्सो डबल्ड। तमाम की तमाम कॉस्ट भी क्या हो गई हैं, डबल हो गई हैं। अब बिकॉज कॉस्ट आर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रही हैं। व्हेन यूनिट्स आर डबल्ड the revenues as well as costs are also doubled. Thus, the loss has also doubled. लॉस भी क्या हो गया है, हमारा डबल हो गया है। तो ये बेसिकली वजह है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, बिकॉज इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वी आर यूजिंग वॉल्यूम बेस्ड मेजर। हम चूंकि वॉल्यूम बेस्ड मेजर यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसलिए हमारी सारी की सारी कॉस्ट भी क्या हो गई हैं, वॉल्यूम बेस्ड पे हैं, और वॉल्यूम बढ़ने से हमारी कॉस्ट भी बढ़ गई है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम तमाम कॉस्ट के लिए एक ही मेजर यूज नहीं करते, जिसकी वजह से सिर्फ एक कॉस्ट डबल होगी, बाकी सारी की सारी कॉस्ट जो हैं वो डबल नहीं होंगी। और इसलिए हमारे जो
कस्टमर मार्जिन है और प्रोडक्ट मार्जिन है वो हमें जो है वो इसमें जो है वो लॉस डबल हो जाएगा, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा इंक्रीज करेगा एज कंपेयर्ड टू आवर प्रीवियस ऑर्डर्स। अब इसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं कि विच इज सुपीरियर, विच इज एक्यूरेट एंड सुपीरियर। एक्यूरेट कौन है और सुपीरियर कौन है? ए बी सी कॉस्टिंग मेथड इज एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट है? बिकॉज इट यूजेस डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर different cost elements, which is more logical. So A, B, C allocate costs more accurately as compared to traditional costing. चूंकि एबीसी डिफरेंट मेजर्स यूज करती है हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिए, इसलिए वो ज्यादा एक्यूरेट है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग use single measure like number of units। चूंकि वो एक ही मेजर यूज करिए नंबर ऑफ यूनिट्स, when all costs are charged to a customer on the basis of number of units, then orders related and customers related costs has also doubled। जब हमने यूनिट्स डबल किए ट्रेडिशनल में, तो जो कस्टमर रिलेटेड, जो ऑर्डर रिलेटेड और कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट थी, एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैज रिमेन्ड 4। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो 4 ही रहे हैं, बट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हैज डबल्ड द ऑर्डरिंग कॉस्ट। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ने ऑर्डरिंग कॉस्ट को डबल कर दिया है, विच इज नॉट लॉजिकल। इसी तरह से जब हमने कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट की बात की, तो चूंकि कस्टमर तो एक ही है, अब एक कस्टमर ने चूंकि एक कस्टमर के रिलेटेड कॉस्ट पड़नी चाहिए, जो कि हम लोगों ने जब यूनिट्स को डबल किया तो वो कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट भी क्या हो गई? डबल हो गई, तो जो कि लॉजिकल नहीं है। तो यही वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसने क्या किया है कि उस कस्टमर को ओवर कॉस्ट कर दिया है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हैज कॉस्टेड द कस्टमर ओवर, उसने कस्टमर को ओवर कॉस्टेड कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो लॉस है वो क्या हो गया है? डबल हो गया है। जो कि क्या होना चाहिए था? प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन उसने डबल कर दिया। क्योंकि हम लोग जब जो कॉमन कॉस्ट है या जो एलोकेशन ऑफ यूनिट रिलेटेड कॉस्ट हैं, उन्हीं की बेसिस के ऊपर तमाम कॉस्ट को ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि उनकी कॉस्ट जो है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग डबल कर देती है। जब वो डबल करती है तो उससे क्या हो जाता है? हमारा प्रॉफिट मार्जिन
रिड्यूस हो गया है इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जो कि हमारा लॉस जो है वो डबल हो गया है, 10,800 से बढ़ के 21,600 हो गया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज मोर एक्यूरेट एंड सुपीरियर टूल फॉर कैलकुलेटिंग द कस्टमर मार्जिन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है वो हमें मिस गाइड कर सकती है while calculating our customer margins and product margin. In this way we can say that activity based costing is more accurate and superior tool as compared to traditional costing method. अब हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, उन्होंने कहा जी कि वो अब सेम नंबर ऑफ यूनिट जो है वो ऑर्डर करता है, लेकिन हायर एंड फाइलिंग कैबिनेट्स जो है वो जरा इंप्रूव्ड किस्म की कैबिनेट्स मंगवाता है, और उसके लिए वो उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ऑर्डर करता है, लेकिन उसके नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। मीन वो 20 ऑर्डर्स प्लेस करता है। पहले वो 4 ऑर्डर्स प्लेस कर रहा था, वो 20 ऑर्डर्स दे रहा है और एक ही कस्टमर है, लेकिन उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 795 है यूनिट की, 185 पर यूनिट कॉस्ट है उसकी मटेरियल्स की, 90 पर यूनिट उसकी जो है वो लेबर कॉस्ट है। हमने बताना है कि दोनों कॉस्टिंग मेथड के तहत मार्जिन्स क्या आ रहे हैं, मार्जिन्स पे क्या फर्क पड़ता है, और फिर हमने ये एक्सप्लेन करना है कि उन मार्जिन्स के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है कस्टमर की, जब वो जो लेस एक्सपेंसिव कैबिनेट जो है वो ऑर्डर कर रहा था और उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो कम कर रहा था, और अब चूंकि वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा कर रहा है तो उससे क्या उसके प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों चेंज नजर आती है, उसकी पिक्चर जो है वो किस तरीके से चेंज हो गई है, ये हमने एक्सप्लेन करना है उसको। तो मैं आपके साथ वही शीट शेयर करता हूं, तो हम लोग उस शीट में जाके इस डाटा को जो है वो चेंज करते हैं। अब मैं पहले वाली शीट का ही जो है वो एक डुप्लीकेट बना लेता हूं, उसको मैं कॉपी बना लेता हूं इसकी। यहां पे मैं इसकी एक कॉपी बना लूंगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैंने यहां पे इसको कॉपी किया और मैंने इसका जो है वो नंबर रख दिया रिक्वायरमेंट नंबर 2। अब मैं इसमें डाटा जो है वो जो मुझे गिवन है मैं उसको चेंज कर देता हूं। यहां पे उसने कहा जी कि नंबर ऑफ कैबिनेट्स 80 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो 20 हो गए हैं, ऑर्डर्स चेंज हो गए हैं। ये वाली प्राइस हो गई है जी 795 की, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट हो गई है 185 की, और लेबर कॉस्ट हो गई है जी 90 पर यूनिट की। तो ये डाटा जब हमने चेंज किया तो हम देखते हैं जी कि हमारे जो कैलकुलेशंस हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। हम इसके प्रॉफिट मार्जिन को देख लेते हैं। हमारी सेल्स हो गई जी 63,600 के, और इसी लिहाज से हमारी कॉस्ट भी चेंज आ गई हैं, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि इस कस्टमर का जो मार्जिन है वो 6600 लॉस हो गया है। पहले हमारा जो प्रॉफिट नजर आ रहा था, जो हमें 840 का प्रॉफिट नजर आ रहा था जब हम लोगों ने पहली रिक्वायरमेंट की थी, 840 का प्रॉफिट था। अब इस सिचुएशन में हमें 6600 का लॉस नजर आ रहा है अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। और जब हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत बात करते हैं तो इसकी इनकम स्टेटमेंट को अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें नजर आता है जी कि हमारा जो है वो यहां पे 1600 का प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट नंबर ए और रिक्वायरमेंट नंबर बी आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर ए में उसने हमसे पूछा जी कि कस्टमर मार्जिन क्या है अंडर एबीसी कॉस्टिंग, और रिक्वायरमेंट नंबर बी में उसने पूछा है कि प्रोडक्ट मार्जिन क्या है अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो ये है 6600 और ये है 1600 प्रॉफिट है। अब तीसरी रिक्वायरमेंट ये है जी कि क्यों ये प्रॉफिट जो है वो पिक्चर चेंज हो गई है। पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का कंपैरिजन करते हैं तो आप देखें जरा गौर से कि यहां पे हम लोगों ने जब इसकी टोटल जो ओवरहेड रिलेटेड कॉस्ट थी जो हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट की, ये बनती है 48,200 की। अगर मैं इन सब को सम करता हूं इस तीनों का तो ये बनता है 48,200 की कॉस्ट हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत चार्ज की है 80 यूनिट्स के ऊपर। और दूसरी तरफ पे अगर मैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बात करता हूं तो यहां पे हम लोगों ने 40,000 की कॉस्ट चार्ज की है अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। इस सिचुएशन में यहां पे ज्यादा कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास जो दो एक्टिविटीज थी, कस्टमर की और नंबर ऑफ यूनिट्स की, वो तो रही हैं सेम,
लेकिन जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे वो हो गए हैं ज्यादा, पहले वो 4 थे अब हो गए हैं 20। तो इस वजह से हमारी ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट थी, दैट वाज 24,800 जो थी, वो पहले जो थी ये थी 4,960 की कॉस्ट थी, जो कि अब बढ़ के क्या हो गई है 24,800 की हो गई है। तो यहां पे एक सब्सटेंशियल इंक्रीज आया है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो इस वजह से जब वो लेस एक्सपेंसिव कैबिनेट्स के लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स के ऑर्डर्स देता था सिर्फ 4, तो उस सूरत में उसका प्रॉफिट नजर आया हमें, वो था 840 का। लेकिन जब उसने एक्सपेंसिव जो है वो कैबिनेट्स के उसने ऑर्डर्स दिए और उसने लेस नंबर ऑफ यूनिट्स के जो है ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए, मीन मोर फ्रीक्वेंट उसने ऑर्डर्स दिए हैं, दैट इज 20 ऑर्डर्स। तो उससे हमें क्या हुआ कि उसका जो है वो लॉस नजर आ रहा है। वो क्यों लॉस नजर आ रहा है? कि उसके एक ह्यूज चेंज इन कॉस्ट और इंक्रीज इन ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में देखें तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही सेम कॉस्ट चार्ज कर रही है 40,000 की। अब चूंकि उसकी जो एक्सपेंसिव कैबिनेट्स की वजह से रेवेन्यू इंक्रीज किया है और रेवेन्यू इंक्रीज करने से उसका जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज कर गया है, लेकिन ये कॉस्ट उसके इसके साथ इंक्रीज हुई हैं, लेकिन ये वाली चूंकि ओवरहेड कॉस्ट सेम रही है, ये चेंज नहीं हो रही है, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो हमें लॉस दिखा रहा है। वो लॉस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसने जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी वो ज्यादा चार्ज की है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स चूंकि ज्यादा हो गए हैं उसकी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो गई है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से बाकी दोनों कॉस्ट सेम हैं, जो कि यूनिट रिलेटेड कॉस्ट है और कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट है, ये दोनों सेम रहेंगी क्योंकि ना तो यूनिट्स चेंज हो रहे हैं ना ही नंबर ऑफ कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं। चूंकि ऑर्डर्स 4 से बढ़ के 20 हो गए हैं उसकी वजह से ये कॉस्ट इंक्रीज कर गई है। जब ये कॉस्ट इंक्रीज की है तो उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल जो है प्रॉफिट नजर आ रहा था 840 का, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, वो 6,600 का लॉस आ गया। और उसका जो इंक्रीज रेज इन ह्यूमस से रेवेन्यूज था वो भी क्या हो गया है, उसके अंदर आप समझ लें कि मर्ज हो गया है, वो हमें जो है उसका बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है और ओवरऑल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो हमें लॉस शो कर रही है। अब अगर हम डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अब इस कस्टमर के साथ अगर वो कस्टमर हमें जो एक्सपेंसिव जो कह लें कि कैबिनेट्स का अगर मोर फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स देता है तो दैट इज नॉट वर्थ वाइल परचेज और सेल बिकॉज इट क्रिएट्स ह्यूज ऑर्डरिंग कॉस्ट which converts our profit into loss। तो इसलिए अगर हम लोग उसको ये कहें कि वो लेस नंबर ऑफ ऑर्डर्स में लार्ज क्वांटिटीज को ऑर्डर करेगा तो उस सूरत में हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी और उसके नतीजे में हमारा जो है वो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में चूंकि हम लोगों ने इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ऑर्डर को कंपनसेट ही नहीं किया इसकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाला जो प्रॉफिट है ये हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। और दूसरी बात जो है यहां पे इसलिए भी प्रॉफिट नजर आ रहा है क्योंकि यहां पे हम लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों कॉस्ट ही हम प्रोडक्ट को या कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही उस प्रोडक्ट को चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहां पे प्रॉफिट नजर आ रहा है और यहां पे हमें लॉस नजर आ रहा है। चूंकि हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों तरह की कॉस्ट हम एबीसी में चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से भी हमें यहां पे क्या होता है जो है वो ज्यादा कॉस्ट नजर आ रही है। जब ज्यादा कॉस्ट नजर आ रही है तो उसकी वजह से हमें यहां पे लॉस नजर आ रहा है। लब चूंकि हम लोग पहले वाले केस में हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स चूंकि कम थे तो इसलिए प्रॉफिट नजर आ रहा था,
लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज करने की वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो गई है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज्यादा जो है वो प्रॉफिट की बजाय हमें लॉस नजर आ रहा है। तो ये एक वजह है इसके जो है वो प्रॉफिट के इंटायरली सिचुएशन के चेंज होने की, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है और होप्स हो के आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें नेक्स्ट इससे आगे जो है वो क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है यूजिंग द डाटा यू एंटर्ड इन पार्ट 2 change the percentage of selling and admin overhead processing order from 45% to 30%। प्रोसेसिंग ऑर्डर्स की कॉस्ट जो है वो 45% से कम करके 30% कर दे एंड टू द सपोर्टिंग कस्टमर फॉर 25% टू 40%, और सपोर्टिंग कस्टमर्स की कॉस्ट 25% से इंक्रीज करके 40% कर दें। तो उस सूरत में आप देखेंगे कि हमारे जो रिलेटिव टू द रिजल्ट्स फ्रॉम पार्ट 2 जो था उसमें क्या चेंज आ रही है, और रिलेटिव टू रिजल्ट्स फ्रॉम पार्ट 2 दैट हैपन टू द प्रोडक्ट मार्जिन अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में वो क्या चेंज आती है। तो हम लोग ये चेंज करके देखते हैं हम अपने मॉडल के अंदर कि उसमें हमें जो है वो क्या रिजल्ट्स जो है वो नजर आते हैं। तो मैं आपके साथ जो है वो वही शीट अपनी जो है वो शेयर करता हूं, और मैं इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर 2 की एक और कॉपी बना लेता हूं। आप इसको जो है वो गूगल शीट के अंदर डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी एक और कॉपी बना ली और उसके मुताबिक जो है वो मैंने यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट नंबर 3 लिख दिया। ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इनकी परसेंटेज चेंज करनी है। यहां पे मेरे पास जो थी उसने कहा जी कि जो प्रोसेसिंग ऑर्डर थी वो 45% से 30% हो गई है, और जो सपोर्टिंग कस्टमर थी वो 25% से क्या हो गया जी 40% हो गया है। तो इस लिहाज से आप ये देखें जी कि ये टोटल 100% बनना चाहिए जी, 100% बन गया है। तो इसलिए हमने कहा जी ये दो फिगर चेंज की हैं। अब ये इन दो फिगर्स को चेंज करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो आप जरा गौर करें कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो इंपैक्ट आ रहा है कि हमारा जो लॉस है ये 3450 रह गया है। जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत हमारा जो लॉस था उस कस्टमर से वो हमारा 3450 हो गया है। और इस लिहाज से जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसके तहत अगर आप जरा गौर करें तो वो हमारा जो है वो सेम वही वाला प्रॉफिट नजर आ रहा है, दैट इज 1600। तो उसमें हमसे रिक्वायरमेंट यही है रिलेटिव टू पार्ट 2 व्हाट हैपेंड टू द कस्टमर मार्जिन अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कस्टमर मार्जिन अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत क्या हुआ है। सो द कस्टमर मार्जिन अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हैज इंप्रूव हो गया है। पहले ये था 6600 का ये लॉस था, दैट वाज द लॉस ऑफ 6600। ये 6600 का पहले हमें क्या था लॉस था, अब ये कम होके 3450 हो गया है। उसकी वजह क्या है, क्यों कम हुआ है, व्हाई इट हैज चेंज्ड। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो हमने उसकी जो कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट थी उसको इंक्रीज कर दिया, और जो प्रोसेसिंग ऑर्डर की कॉस्ट थी उसको डिक्रीज कर दिया है। प्रोसेसिंग ऑर्डर्स को हमने पहले 45% हम चार्ज कर रहे थे, हमने उसको अपने प्रोसेस को इंप्रूव किया और उसकी वजह से हमारी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट थी वो 45% से कम होकर 30% हो गई। तो उसके नतीजे में हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में 24,800 की जो कॉस्ट आ रही थी यहां पे, जिसको मैंने यहां पे आपके सामने रेड में हाईलाइट किया है, ये 24,800 की जो प्रोसेसिंग कॉस्ट थी अब ये कम होके 21,200 हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ पे पहले जो हमारे पास कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट 1000 थी जो कि पर्पल में यहां पे नजर आ रही है, ये अब इंक्रीज करके 1450 हो गई है। तो इस पे आप देखेंगे कि ये इंक्रीज कर गई है बिकॉज इसकी परसेंटेज हमने एलोकेशन परसेंटेज 25% से इंक्रीज करके 40% कर दी थी। तो ये इस वजह से हमारी कस्टमर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंक्रीज कर गई है। लेकिन दूसरी तरफ पे जो हमारी
जो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी वो हम लोगों ने 45% से कम करके 30% की है, तो उसका इंपैक्ट जो आया है वो ये आया है कि ये वाली कॉस्ट जो है वो 24,800 से कम होके 21,200 हो गई है। तो इसकी बेसिकली जो डिक्रीज है वो ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू इसकी इंक्रीज के। इसकी सिर्फ इंक्रीज हुई है 450 की, और इसकी जो डिक्रीज हो रही है ये तकरीबन हो रही है जी 3,000 समथिंग की। तो जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा जो लॉस है वो डिक्रीज कर गया है 6,600 से कम होके 3,450 आ गया है। अब इसकी चूंकि ये वाली जो कॉस्ट है ये हमारे पास पहले ये वाली कॉस्ट थी, यहां पे लिखता हूं मैं 24,800 की, अब ये रह गई है 21,200 के, इज इक्वल टू 24,800 माइनस 21,200, तो ये 3,600 की ये कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो गई है। लेकिन इसके नतीजे में ये 450 कॉस्ट इंक्रीज की है। इन दोनों का जो नेट इंपैक्ट है वो इसके लॉस को रिड्यूस करने में मदद दे रहा है। तो इस लिहाज से इसका जो लॉस कम हो रहा है जब हम लोगों ने 2% को चेंज की है। मीन हमने जो फर्स्ट स्टेज एलोकेशन थी उसकी परसेंटेज अगर हम चेंज कर देते हैं, उसको प्रोसेस को इंप्रूव कर लेते हैं, या हम लोग उसकी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी उसको कम करके कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट को ज्यादा कर देते हैं, तो उसके नतीजे में भी हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को या कस्टमर मार्जिन को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एंड इन दिस केस हमारा कस्टमर मार्जिन जो है वो इंप्रूव कर गया है। लेकिन दूसरी तरफ पे जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसका पहले भी प्रॉफिट 1600 था, अभी भी इसका प्रॉफिट जो है वो 1600 ही है। इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। क्यों इसमें चेंज नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने जब इसको कॉस्ट चार्ज की थी तो उसमें हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज की थी प्रोडक्ट को। इसमें हम लोगों ने नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट थी या सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस थे वो हम लोगों ने प्रोडक्ट को चार्ज नहीं किए थे। तो चूंकि उनकी परसेंटेज के ऊपर चेंज आ रहा है तो वो कॉस्ट तो हम इसको चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। जब वो वाली कॉस्ट हम इसको चार्ज ही नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे इस वाली कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब इसकी कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो है वो इन दोनों आंसर्स को इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये दोनों प्रॉफिट जो है वो चेंज नहीं होंगे, बिकॉज वी डू नॉट चार्ज you must say selling and admin expenses to the products which is charged in ABC कॉस्टिंग। हम ABC कॉस्टिंग में हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी चूंकि हम लोग प्रोडक्ट को और कस्टमर्स को चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट मार्जिन मोर एक्यूरेट होता है और ज्यादा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्यूरेट प्रॉफिट है या उसका जो लॉस है वो कौन दे रहा है, एबीसी कॉस्टिंग दे रही है। और एबीसी कॉस्टिंग जो है हमने उसकी जो फर्स्ट स्टेज एलोकेशन थी उसकी जो हमने एक्टिविटी कॉस्ट पूल की कॉस्ट थी उसको जो है वो चेंज करके जो हमने देखा कि हमारी जो कस्टमर मार्जिन है वो हमारा कुछ इंप्रूव हो गया है, लेकिन वो अभी भी लॉस में नजर आ रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल में चूंकि हम लोग जो कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट है वो हम लोग प्रोडक्ट मार्जिन में चार्ज ही नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मार्जिन जो है वो सेम रह रहा है। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से समझ के होंगे और आप लोग जो है वो इसको यूज करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें फर्स्ट स्टेज एलोकेशन भी आप कर सकते हैं, फिर सेकंड स्टेज एलोकेशन में जो एबीसी कॉस्टिंग के तहत आप रेट निकाल सकते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत रेट निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आप एक एक्सेल के अंदर जो है वो एबीसी कॉस्टिंग मॉडल बना सकते हैं जो कि आप कंपैरिजन ऑफ एबीसी एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में यूज कर सकते हैं। और अपने आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जो भी आपकी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कमेंट्स हैं आप उनको जो है वो अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको आप लोग लिख सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग जो है इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि सब लोगों का उसमें फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।